ये युद्ध रेगुलर पाकिस्तान आर्मी द्वारा किया जा रहा था। बस इन्फेंट्री ब्रिगेड का जो इलाका था बहुत बड़ा था। सर हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कर्नल मेहंदी रत्ता कि आपकी कौन सी तोप? अब मेरी तोपें थी 120 मिलीमीटर मोटार्स, बट क्या मैं सिर्फ वो तोपें कंट्रोल कर रहा था? नहीं, आर्टिलरी ने डायरेक्ट फायरिंग भी की। कुछ लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि डायरेक्ट फायरिंग और आर्टिलरी नॉर्मल फायरिंग में क्या फर्क होता है। जब ये करगिल वॉर हुआ तो क्या हम लोग हम लोग सैनिक, हमारी सेना, हमारा देश क्या इस तरह के युद्ध के लिए तैयार? जब लड़ाई होती है विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज द माइंडसेट चेंजेस। यहाँ से तोप को आप कैसे लेकर गए? बोफोर्स तोप को भी? अब बोफोर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी, पाकिस्तान की तोपखाना भी हम पर फायरिंग कर रहा था। बहुत ज्यादा। क्या वाकई में जो हमारी तोप थी उन्होंने जो कहते हैं कि दुश्मन को थिन करने का काम किया, उनकी डिफेंसेस को? 5 से 6,000 गोले हम दुश्मन के ऊपर मार रहे थे। तो क्या इसी वजह से हम लोग जब कहते हैं कि युद्ध में आर्टिलरी यानी तोपखाना जो है वो गॉड ऑफ वॉर, आर्टिलरी इज द गॉड ऑफ वॉर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीमा संघोष के पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। मैं हूं नीरज राजपूत और आज इस पहले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे देश की उस सीमा के लिए जिसके लिए मां भारती के वीर सैनिकों ने करगिल युद्ध लड़ा था और अपने प्राणों की आहुति देकर न केवल हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की बल्कि दुश्मन देश पाकिस्तान को धूल भी चटाई थी। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान वो हैं जिन्होंने खुद रणभूमि में यानी कि करगिल के युद्ध में हिस्सा लिया था और न केवल युद्ध में हिस्सा लिया बल्कि उनको उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल से नवाजा गया था और उनकी तोपों ने इतने गोले बरसाए थे दुश्मन पर कि वो आज तक खड़ा नहीं हो पाया। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं कर्नल गिरीश मेहंदी रत्ता, रिटायर्ड सेना मेडल। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस एपिसोड के लिए यहाँ पर बुलाया। इट्स माई प्रिविलेज टू बी हियर टुडे। जैसे कि आपने कहा, तोपों ने छक्के छुड़ाए थे। बिल्कुल सही बात है कि ये तोपों ने ही छक्के छुड़ाए थे कि ये युद्ध जो हमारे सीनियर कमांडर्स या हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट सोच रहा था कि कई महीने चलेगा, इस युद्ध को 50 दिन में इन तोपों ने ही खत्म किया था। आइए मैं आपको कुछ ऐसे किस्से सुनाता हूं, इस लड़ाई के ऐसे किस्से सुनाता हूं जो काफी अनकहे हैं, आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं आए हैं। तोपखाना किसी भी सेना का एक अभूतपूर्व अंग होता है। चलिए उस समय की तरफ चलते हैं, आज से 25 साल पूर्व। मई की तारीख थी 6 मई 1999। उस दिन पहली बारी हमको पता लगा था कि कुछ दुश्मन की हरकत हो रही है। हमने अपने पेट्रोल्स भेजे जिनके बारे में पूरे देश इसके बारे में जानता है, और वो पेट्रोल्स सौरभ कालिया, अमित भारद्वाज जैसे यंग ऑफिसर्स लीड कर रहे थे। और उन पेट्रोल से जो हमें खबर मिली उससे हमें अंदाजा हुआ कि ये युद्ध कोई नॉर्मल युद्ध नहीं है। ये युद्ध कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स या काउंटर या इंसर्जेंट्स द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये युद्ध रेगुलर पाकिस्तान आर्मी द्वारा किया जा रहा था। तो ये पहला अंदेशा हमें तब पता लगा था 6 मई को। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं अपनी पलटन आर्टिलरी की वो यूनिट जो उस समय औप रक्षक में नॉर्थ कश्मीर में एरिया तंगमर्ग में डिप्लॉयड थी। तारीख थी 31 मई 1999। हमें हुक्म मिला कि आज रात को ही 31 मई सवेरे मेरे को वार्निंग ऑर्डर मिला और शाम तक मेरी यूनिट को वहां से मूव करके दराज के लिए चलना था। और हम चले, मतलब 12 घंटे की तैयारी के बाद हम लोग वहां से निकल पड़े। और अगले दिन सवेरे पूरी रात ऐसी जगह से जाना था, आप सब लोगों ने जोजिला पास के बारे में सुना होगा। ये पास जनरली 15 जून के बाद खुलता है। उस वर्ष हम ये कहना चाहेंगे पाकिस्तान की बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती। पाकिस्तान समझ रहा था कि ये पास 15 जून तक खुलेगा और तब तक वो युद्ध को हमारे अंदर और ले आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये पास पहली बात तो जल्दी खुल गया और ये पास खुल गया
10-12 मई को ही ये पास खुल गया था। तो हमारी फौजें 31 मई से लेकर वहां पर पहुंचना शुरू हो गई थी। वहां पर ये नहीं कह सकते कि वहां फौजें नहीं थी, पहले वहां फौजें थी। पूरा एक इन्फेंट्री ब्रिगेड था। मुगस इन्फेंट्री ब्रिगेड का जो इलाका था बहुत बड़ा था, क्योंकि हमारे को उस इलाके में इतनी थ्रेट नहीं लगता था। हमको नहीं लगता था कि दुश्मन उस तरफ से यहां पर आएगा। हमें वैली के ऊपर हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन था, यानी कि बनिहाल और जोजिला पास के बीच में जो इलाका पड़ता है उस पे हमारा ज्यादा तवज्जो थी, हमारा ध्यान था। मगर दुश्मन ने हमारे को सरप्राइज किया। हमारे को आई वुड से he took us by totally with our pants down. So to say that we were surprised will not be incorrect. We were surprised. हमारे को दुश्मन ने भौचक्का कर दिया था। तो 31 मई को हम चले और 1 जून को पहुंच गए। मैं इससे पहले थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा। तकरीबन 17 मई, 20 मई, 22 मई उस समय क्या हो रहा था। कुछ पलटनों को इससे पहले भी आने का हुक्म मिल गया था। 8 माउंटेन डिव जो वहां पर डिप्लॉयड थी वैली के अंदर सीआई ऑपरेशंस में, यानी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में डिप्लॉयड थी, उसको वार्निंग ऑर्डर मिला था तकरीबन 25 मई को जाने का। और 31 मई को जो मेरी यूनिट उस ऑपरेशन डिवीजन का हिस्सा थी, उनको जाने का हुक्म 31 मई को जैसे मैंने कहा मिला था। 17 मई को एक ब्रिगेड 56 इन्फेंट्री ब्रिगेड और उसके साथ में एक आर्टिलरी रेजिमेंट 197 फील्ड रेजिमेंट, एक बैटरी के बिना, यानी 2 बैटरीज के साथ में वो अपने रेजिमेंट हेडक्वार्टर को लेके और 2 बैटरियों को लेके, आर्टिलरी की पार्लेंस में इसको फायर यूनिट बोलते हैं। एक बैटरी के अंदर 6 गन्स होती हैं, यानी 12 तोपें लेके 17 मई को 197 फील्ड रेजिमेंट और 56 इन्फेंट्री ब्रिगेड अपनी 2 पलटनें लेके दराज के लिए अग्रसर कर गए थे और 22 मई को वो दराज में पहुंच गए थे। 22 मई को मतलब बिल्डअप हो चुका था। तो अभी आप लोग थोड़ा सोचेंगे कि उस जमाने के, अगर आप अपनी ध्यान उस जमाने पे जाएं, उस टाइम पे जाएं, तो आप देखेंगे कि 6 मई को इंट्रूजन हुआ और पहली जो सक्सेस हमको मिली, पहली जो हमारे को विजय मिली, जिसके ऊपर देश की सारी नजरें थी, वो विजय थी 13 जून को, जब हमने बैटल ऑफ तोलोलिंग जीता था। तो आप सोचने में लिए मजबूर हो जाएंगे, यार 17 मई को हमारी फौजें वहां जानी शुरू हो गई थी। 17 मई से 13 जून का मतलब है करीबन 26-27 दिन, ऑलमोस्ट अ मंथ। क्यों नहीं ये विजय हुई? क्यों नहीं हम जीते? क्यों नहीं हम दुश्मन को खदेड़ सके? क्या कारण था कि दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो रहा था और हमारी बहुत कैजुअलिटीज हो रही थी, वेदर फेटल कैजुअलिटीज और इंजरीज बहुत हो रही थी। तो इसका क्या कारण था? मेन स्ट्रीम मीडिया में आप अगर देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया यही बोल रहा था कि कैजुअलिटीज इसलिए हो रही हैं कि फुल ट्रुप बिल्डअप नहीं हुआ है, पहली चीज। और दूसरी चीज इसलिए कैजुअलिटीज हो रही हैं क्योंकि जो ट्रुप्स वहां जा रहे हैं वो एक्लिमेटाइज नहीं है, क्योंकि ये सारा इलाका, दराज का पूरा इलाका, उसकी जो हाइट्स हैं हाई ऑल्टीट्यूड में आती हैं, और हाई ऑल्टीट्यूड शुरू होता है 9000 फीट से। और ये 9000 फीट से नहीं शुरू होता था, ये तो दराज बेस जो था वो 11000 फीट था, और पहाड़ियों की जो हाइट थी जो दुश्मन ने ऑक्युपाई की हुई थी वो 11000 फीट से लेकर तकरीबन 17000 फीट तक की थी। तो ट्रुप्स अगर युद्ध में जाते हैं, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, तो उनको एक्लिमेटाइज होना जरूरी है। कुछ लोग एक्लिमेटाइजेशन के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ने जाते हैं तो 8 से 10 दिन आपको अपनी शरीर को तैयार करना पड़ता है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, टू फाइट अ वॉर इन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। तो उसके लिए एक पूरी एसओपी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेट डाउन होता है कि भाई पहले दिन जब आप पहुंचेंगे आप 1 किलोमीटर चलेंगे, दूसरे दिन आप पहुंचेंगे थोड़ी हाइट पे जाके तैयारी करेंगे, तीसरे दिन आप 3 किलोमीटर चलेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये ट्रुप्स जो जा रहे थे ये वैली से गए थे जो लो ऑल्टीट्यूड में है। 5000 फीट से ट्रुप को आप 17000 फीट पे जाने के लिए कहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए
दूसरा कारण जो ये लोग बोल रहे थे ये था कि ट्रुप्स एक्लिमेटाइज नहीं थे और सडनली हम इनको झोंक रहे थे युद्ध के मैदान में। मगर क्या ये सच बात थी? यस, कुछ हद तक ये सच था। मगर जो मुख्य कारण था वो ये था कि हमारा तोपखाना बिल्डअप नहीं हुआ था, आर्टिलरी हमारी बिल्डअप नहीं हुई थी। अगर आप युद्ध में जाते हैं, स्पेशली माउंटेन्स में अगर आपने लड़ाई लड़नी है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रेशियो ऑफ 1:10, यानी अगर दुश्मन 1 है तो आपके 10 जवान उसके ऊपर हमला करने चाहेंगे। और अगर मैं आर्टिलरी की बात करूं तो कम से कम भी 30 से 40 तोपें वहां जानी चाहिए। 30 से 40 तोपों का मतलब है 6 से 7 फायर यूनिट्स होनी चाहिए। और वहां पर टोटल फायर यूनिट जो पहुंची थी, मैंने जैसे कहा 197 फील्ड रेजिमेंट गई थी 2 फायर यूनिट के साथ में, और 315 फील्ड रेजिमेंट एक और रेजिमेंट वहां गई थी 3 फायर यूनिट के साथ में। तो 5 फायर यूनिट के साथ में आप ये युद्ध नहीं जीत सकते थे, स्पेशली जब आप 11,000 फीट से जा रहे हैं और आपने हमला करना है 15,000 फीट पे। 4,000 फीट में आप ओपन में जा रहे हैं, वहां कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, आप पत्थरों के पीछे पीछे छुप के चढ़ रहे हैं। तो आपको दुश्मन ऊपर से बैठकर, जिसे कहते हैं ना, एम्ड फायर मार रहा है। दुश्मन के पास MMG थे, UMG थे, HMGs थे, RLs थे, सबसे हमारे ऊपर बहुत धुआंधार बमबारी कर रहा था, गोलाबारी कर रहा था। उसकी आर्टिलरी थी। दुश्मन के पास डिफेंसेस में 6 से 7 फायर यूनिट थे, मतलब उसका करीबन 40 गन्स थी, उनसे भी ये फायर कर रहा था। मैं नहीं जाऊंगा कि दुश्मन का एम क्या था, वो सब आप जानते हैं। दुश्मन का क्या एम था हमें पता है, वो नेशनल हाईवे को बंद करना था ताकि हम अपना सियाचिन को कट ऑफ कर सकें, लेह को कट ऑफ कर सकें, चाइनीज बॉर्डर को कट ऑफ कर सकें। वो दुश्मन का एम था। और मुशर्रफ का ये एम अभी नहीं था, कई सालों से मुशर्रफ का ये एम चल रहा था। जब से हमने सियाचिन का युद्ध उसको मुंह तोड़ मार दी थी, सियाचिन के युद्ध में 1984 से ये दुश्मन उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैंने बदला लेना है, आई हैव टू टेक रिवेंज। एंड दैट इज व्हाट मुशर्रफ थॉट कि ये एक मौका है कि मैं ये रिवेंज ले सकता हूं, मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि ये मिलिटेंट्स जा रहे हैं जबकि मेरी रेगुलर आर्मी जाएगी। आप ये समझिए बात को, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उसकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता था। नवाज शरीफ डिड नॉट नो क्या हो रहा है। वो गले मिल रहा था लाहौर में फरवरी में हमारे वाजपेयी जी के साथ में, द फेमस लाहौर बस यात्रा। बट और मई में ये हो गया, और मई में ये हो गया। आप ये सोचिए, इतनी बड़ी प्लानिंग 2 महीने में तो नहीं होती है, 3 महीने में नहीं होती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 2 साल की प्लानिंग थी। व्हेन आई से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में प्लानिंग का मतलब होता है, 2 साल की प्लानिंग का मतलब होता है 2 वर्किंग सीजन्स। 6 महीने तो वहां लड़ाई कोई हरकत हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी बर्फबारी पड़ती है वहां, इतनी हाइट्स हैं। तो जो वर्किंग सीजन्स होते हैं वहां पर मई से लेकर तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक होता है। तो 1997 में उसने अपनी तैयारी शुरू की थी। 1997-98 में उसने अपनी तैयारी शुरू की थी, रिकॉनेसेंस किया, उसने अपना पता किया कौन से रास्ते हैं, कहां जाके वो डिप्लॉय होगा। 98 में उसने दोबारा उसको कंफर्मेशन किया, और 99 फरवरी, टू बी वेरी प्रिसाइज 11th ऑफ फरवरी, उसके पहले ट्रुप्स हमारे अंदर आ गए थे। सर जैसे आपने बताया कि क्योंकि हमने आखिरी युद्ध जो था 1971 में लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ ही, उसके बाद सियाचिन जरूर हुआ था, एक इस कर्मिश कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं था। जब ये करगिल वॉर हुआ, क्योंकि आपने खुद कहा कि आपकी जो रेजिमेंट थी वो भी नॉर्थ कश्मीर में थी, तो क्या हम लोग एज ए हम लोग सैनिक, हमारी सेना, हमारा देश क्या इस तरह के युद्ध के लिए तैयार था? क्योंकि हम लोग कश्मीर में तो CICT ऑप्स, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करते थे, फिर हम लोग ने कैसे एकदम बढ़त हासिल की? बहुत अच्छा सवाल है नीरज जी आपका, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम एक माइंडसेट जो था, हम जब CI ऑप्स में थे, हमारा माइंडसेट था काउंटर इंसर्जेंसी। बट ये कह देना कि इंडियन आर्मी इज नॉट ट्रेन टू फाइट अ कन्वेंशनल वॉर विल नॉट बी करेक्ट। वी वर नॉट trained on the spot. Yes, to say we were not trained will be correct, but you know, जब लड़ाई होती है, within the first few days the mindset changes. The mindset changes. CI से conventional war में आने में mindset change मुश्किल नहीं है. It takes a little time. जैसे हमारी गन्स थी, जब हम CI ऑप्स में थे तो गन्स को हमने माउथ बॉल किया हुआ था। माउथ बॉल का मतलब है गन्स के अंदर, क्योंकि नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा,
तो उनको पूरा बंद करके रखते हैं गन्स को, ताकि उनके अंदर जंग ना लगे। तो मॉथ बॉल्स गन्स को खोलना, उनको तैयार करना, yes, it is a time consuming process, but the Indian Army is well trained and was well trained, I would say, to undertake that task with initial hiccups, but later no hiccups. शुरू में हमको थोड़ी बहुत मुश्किलें हुई, मगर बाद में we were ready to fight the conventional war, because हमारा प्राइमरी रोल तो कन्वेंशनल वॉर है। CI ऑफ तो हमारे ऊपर थोपा गया है, जिसके लिए पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, गिव अस 1000 कट्स, उसके लिए हम तैयारी करके लड़ रहे थे। बट ये कह देना कि हम कमजोर थे, नो, इट विल नॉट बी करेक्ट। बिल्कुल सर। तो जब आप की तोपें गई वहाँ पर, और हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से तोपों ने वहाँ पर युद्ध का जो था रुख बदल दिया था, उसके बारे में हमें थोड़ा सा और बताइए। ये देखिए, ऊंचाई पर वहाँ पर सैनिकों को, जैसे आपने कहा कि कैजुअलिटीज बहुत हो रही थी, उन गन्स ने किस तरह से इस पर बढ़त हासिल की पाकिस्तान पर? मैं आपको शुरू में ही बताना चाहूंगा, so that you understand the importance of artillery. इस युद्ध में 80% of casualties were due to artillery fire. अगर पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 725 लोग मरे हैं और हमारे 525 लोग शहीद हुए हैं, मार्टियर्स हुए हैं, तो 80% of these casualties were due to artillery fire. तो इमेजिन करिए कि बाकी 20% कैजुअलिटीज वो इन्फेंट्री वेपन से हुई थी, 80% कैजुअलिटीज आर्टिलरी फायर से हुई थी। तो चलिए हम चलते हैं आर्टिलरी के मेजर रोल की ओर। और सर, हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कर्नल मेहंदी रत्ता कि आपकी कौन सी तोप थी, हम लोग किस तरह की तोप आपकी रेजिमेंट इस्तेमाल करती थी? देखिए, आर्टिलरी के एक ब्रिगेड होता है, जैसे 8 आर्टिलरी ब्रिगेड था जो कारगिल और दराज एंड मशको सब सेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यानी तकरीबन 40 किलोमीटर्स की फ्रंटेज में 8 आर्टी ब्रिगेड की तोपें डिप्लॉयड थी। अब मेरी तोपें थी 120 मिलीमीटर मोटार्स। बट क्या मैं सिर्फ वो तोपें कंट्रोल कर रहा था? नहीं, आर्टिलरी का ये मॉडल नहीं है कि एक सीओ अपने ही गन की तोपें, अपने ही रेजिमेंट की तोपें इस्तेमाल करेगा। आर्टिलरी का जो कंसेप्ट है, जितने भी ब्रिगेड के अंदर यूनिट्स आती हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है हर एक लड़ाई के लिए। जैसे मैं अगर आगे चल के बताऊंगा तोलोलिंग की लड़ाई में क्या हुआ, या 5140 की लड़ाई में क्या हुआ, या टाइगर हिल में क्या हुआ, या बत्रा टॉप जिसको आप जानते हैं आजकल .4875, उसमें क्या हुआ, सारी तोपों का समन्वय किया जाता है। इट इज अ कोऑर्डिनेटेड बैटल फॉट एट द लेवल ऑफ द ब्रिगेड, नॉट एट द लेवल ऑफ द यूनिट। मेरी यूनिट एक हिस्सा थी। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ अपनी यूनिट की नहीं थी। मेरी जिम्मेवारी, आपने सुना होगा कि आर्टिलरी ने डायरेक्ट फायरिंग भी की। कुछ लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि डायरेक्ट फायरिंग और आर्टिलरी नॉर्मल फायरिंग में क्या फर्क होता है। आर्टिलरी जब फायर करती है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल मोड ऑफ फायर, तो आर्टिलरी का गोला कहां गिरता है, गन्स को वो जगह नजर नहीं आ रही है। जो तोपखाने का लेयर है जो गन को लगाता है, उस पर डेटा फीड करता है, उसको नहीं नजर आ रहा है कि गोला कहां गिर रहा है। कौन बताता है कि गोला ठीक गिरा कि नहीं गिरा? एक ऑफिसर आर्टिलरी का, जिसको हम फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर बोलते हैं, वो इन्फेंट्री के साथ में होता है। वो इन्फेंट्री के साथ जाता है, जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर। तो ये कह देना कि आर्टिलरी पीछे रहती है, क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा है, हमारी रेंज होती है 30 से 36 किलोमीटर, तो कहेंगे कि आर्टिलरी तो बहुत पीछे है, मेन युद्ध में तो गई नहीं। मगर ऐसा नहीं होता है। आर्टिलरी के ऑफिसर्स, आर्टिलरी के कमांडिंग ऑफिसर्स इन्फेंट्री के साथ में मूव करते हैं, ताकि गोला कहां गिर रहा है, सही गिर रहा है या नहीं गिर रहा, डैमेज कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि तोप को तो नजर नहीं आ रहा है गोला कहां जा रहा है, तोप से जो मारने वाला क्रू है उसको भी नजर नहीं आ रहा है गोला कहां जा रहा है। तो वो ऑफिसर जो आगे जाता है, जिसको मैंने पहले कहा फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर बोलते हैं, वो बताता है कि गोला कहां गिर रहा है, वो बताता है कि ये करेक्शन करनी है। तो उसके बाद गोले को ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे मूव करना है वो वहां से पास करता है, और उस डेटे को हम फिर गन पे लगाते हैं और फिर गन फायर करते हैं। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट फायरिंग। अब डायरेक्ट फायरिंग क्या है? आप सब लोगों ने राइफल के बारे में सुना होगा। राइफल की मार होती है 300 गज। आर्टिलरी में डायरेक्ट फायरिंग मोड में ये पहली बारी कॉन्सेप्ट ट्राई हुआ। हम पहले करते हैं, मगर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशंस में दिखाने के लिए कि यस केपेबल हैं, मगर ये पहली बार हुआ कि हमारी बोफोर्स गन, I would now say it is famous, that time it was infamous Bofors gun,
155 मिलीमीटर FH-77B जो स्वीडिश गन थी, उसने कमाल कर दिया। ऐसा कमाल आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। हमने उन गन्स को डायरेक्ट फायरिंग मोड में इस्तेमाल किया, यानी जैसे राइफल फायर करती है, लेयर को नजर आ रहा है कि राइफल कहां जा रहा है, गोला लग रहा है कि नहीं लग रहा। यहां पर भी क्रू को पता है कि मेरा गोला वहां लगा कि नहीं लगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट फायरिंग। और इसका इतना अच्छा इस्तेमाल हुआ, इतना कारगर इस्तेमाल हुआ कि दुश्मन को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब इसके यूज कैसे हुए वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। कर्नल मैनीरत्ता, क्योंकि आपने बोफोर्स तोप का नाम लिया और उस वक्त बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उस वक्त इनफेमस बोफोर्स तोप थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सौदे में उसकी जो विवाद हुआ था उसको लेकर, क्या उस वक्त ऐसा कुछ कमांडर्स के जहन में आया होगा कि अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बोफोर्स तोप का और देशवासियों को पता चलेगा तो कुछ इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, हमारे कमांडर्स वर वेरी श्योर। मेरा जो कमांडर था आर्टिलरी ब्रिगेड का, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह, ही वॉज वेरी श्योर। क्यों श्योर थे वो एक आर्मर्ड डिव से आए थे। आर्मर्ड डिव में वो आर्टी ब्रिगेड कमांडर थे और आर्मर्ड डिव के अंदर सारी बोफोर्स गन्स होती थी, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस था कि बोफोर्स गन की जो मार है वो बहुत ही कारगर है, चाहे वो डायरेक्ट फायरिंग में इस्तेमाल हो चाहे इनडायरेक्ट फायरिंग में इस्तेमाल हो। एंड सो इट डिड, इट डिलीवर्ड रिजल्ट्स मोर देन आवर एक्सपेक्टेशंस, मोर देन आवर एक्सपेक्टेशंस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये गोले फायर हुए, पाकिस्तान की तरफ से जो रेडियो ट्रांसमिशन हमने सुने, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान की आर्मी ने हमारे ऊपर कहर ढा दिया है, हमें बचाओ। ऐसे वर्ड्स बोले गए कि हिंदुस्तान की आर्टिलरी ने हमारे ऊपर कहर ढा दिया है, हमें बचाओ, प्लीज हमें बचाओ। ऐसे ट्रांसमिशंस हमने पकड़े हैं। सो दैट वाज द स्टेट ऑफ द इंडियन आर्टिलरी, इंडियन बोफोर्स गन व्हिच डिलीवर्ड देयर। अब मैं बात करूंगा लड़ाइयों की, मुख्य लड़ाइयां जो हुई, और मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि 6 मई से लेकर जब ये युद्ध शुरू हुआ था और 17 और 22 मई से जब ये हमारी इन्फेंट्री भी वहां चली गई थी, हमें कोई सक्सेस नहीं मिली। आप लोगों ने सुना होगा 18 ग्रेनेडियर्स का नाम। 18 ग्रेनेडियर्स ने तोलोलिंग के ऊपर 2 हमले किए। पहला हमला उन्होंने किया था 22 मई को, और ये 56 ब्रिगेड की एक पलटन थी। इट वॉज अ फेलियर। आई हैव ऑलरेडी सेड क्यों फेलियर था। आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था एंड ट्रुप्स भी एक्लिमेटाइज नहीं थे। दूसरा हमला उन्होंने किया 2 जून को, और दोनों हमलों में, पहले हमले में उनके एक ऑफिसर थे मेजर राजेश अधिकारी, जिन्होंने अपने जीवन के बलिदान दिया, और दूसरे अटैक में जो 12-13 जून को, जो 3rd जून को हुआ था, उसमें उनके 2IC, he was the senior most officer we have lost in the Kargil war, लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन। मतलब 2IC साहब हमले में गए हैं। नॉर्मली कंपनी कमांडर्स हमले में जाते हैं, मगर ये पलटन की इज्जत का सवाल था, वो हमले में खुद गए और वो सक्सेस नहीं हुआ, और मुख्य कारण मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। तो उसके बाद में ये विचार किया गया कि अब हमारे को, अगर हमें यहाँ जीत हासिल करनी है, अगर हमने यहाँ जीत हासिल करनी है, तो हमारे को दुश्मन की एम्ड फायर को रोकना होगा, दुश्मन का सिर नीचे करना होगा। और उसका सिर नीचा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आर्टिलरी फायर। उसके ऊपर इतना जबरदस्त डाला जाए कि वो एम्ड फायर ना ले सके जब हमारे ट्रुप्स ओपन में उसके ऊपर जा रहे हैं। और उसका क्या इलाज था? वो था आर्टिलरी। तो 12 जून का जो युद्ध शुरू हुआ वो है तोलोलिंग युद्ध। उससे पहले 6 जून को मैंने जो बताया, डायरेक्ट फायरिंग पहली बारी ट्राई किया जा रहा था। 6 जून को हमने डायरेक्ट फायरिंग ट्राई किया। तोलोलिंग के ऊपर एक बंकर था जिसका नाम था बर्बाद बंकर। उस बंकर को बर्बाद करने के लिए हमने पहली बारी डायरेक्ट फायरिंग की, और इस डायरेक्ट फायरिंग का आई वॉज कंट्रोलिंग दिस डायरेक्ट फायरिंग। मैंने जैसे कहा, वहां पर ये नहीं कहते कि मेरी पलटन क्या कर रही है, कंट्रोल इज गिवन टू ऑल दी सीओस कि भाई आज तुम यहां अवेलेबल हो, तुम इस काम को करो। तो उस डायरेक्ट फायरिंग को मेरे कमांडर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह और इन्फेंट्री कमांडर जो लेटर रिटायर हुए लेफ्टिनेंट जनरल ऑल वहां पर हाजिर थे गन पोजीशन के ऊपर देखने के लिए।
हमारी जो ये गन ने फायर किया, बहुत ही बढ़िया उम्दा फायर और बर्बाद बंकर के ऊपर डायरेक्ट हिट लगी। अब मैं आपको एक चीज़ और ज़रूरी बताना चाहूँगा, आर्टिलरी जब इनडायरेक्ट फायरिंग करती है तो गोले, आई वुड से अबाउट 30 to 40% गोला स्पेशली इन माउंटेन्स अपने टारगेट पे नहीं लगते हैं, क्योंकि हाई एंगल फायर जा रहा है, ऊपर से गोला नीचे जाता है, तो डिस्पर्शन बहुत होता है। डिस्पर्शन का मतलब है गोले आगे पीछे कई जगह गिरते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 18 ग्रेनेडियर्स सिर्फ 600 मीटर दूर बैठी हुई थी टारगेट से। तो हमारे को डर था कोलैटरल डैमेज का, यार हमारा ही गोला उनके ऊपर ना गिर जाए, अपना ही गोले से अपने ही सैनिकों का नुकसान ना हो। तो बहुत शशोपंज था हमारे दिमाग में कि हम क्या करें। तो ये डायरेक्ट फायरिंग जो है वो बहुत एक्यूरेट होती है, वो 50 to 100 मीटर्स के अंदर एक्यूरेसी अचीव कर सकती है। तो इसलिए एक ये भी मुख्य कारण था कि हमने डायरेक्ट फायरिंग का इस्तेमाल किया। अब एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, अगर टारगेट का साइज, जैसे तोलोलिंग का साइज था तकरीबन 400 मीटर बाई 400 मीटर, एक टेबल टॉप था और हाइट्स थी 0.54590, यानी 4590 मीटर की हाइट, 4590 मीटर तकरीबन आप मान के चलिए 15000 फीट के ऊपर था ये टारगेट। अब वो ऊपर बैठे हुए हैं, अब गोला इनडायरेक्ट फायर करेंगे तो आगे पीछे जाएगा, डिस्पर्शन बहुत होता है, 30 to 40% गोले ये वहां लगेंगे। तो डायरेक्ट फायरिंग में ये फायदा था कि वहां गोले ज्यादा लगने की उम्मीद थी। तो इसके लिए क्या होता है, आर्टिलरी जब फायर करती है तो उसको हमें रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि गोला सही जगह सही टाइम पे पहुंच सके। उसके लिए एक फायर यूनिट हर एक इक्विपमेंट का, जैसे मेरी यूनिट थी 120 मिलीमीटर मोटर्स, 155 मिलीमीटर बोफोर्स की यूनिट थी, 105 IFG मोटर्स थी फील्ड रेजिमेंट्स की, हैवी मोटर्स थी 160 मिलीमीटर, और हमारा रामबाण था MBRLs, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ग्रैड, जिनके अंदर 20 ट्यूब होती हैं और 20 ट्यूब में 40 सेकंड के अंदर 20 गोले निकलते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, इट इज लाइक अ मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब लैंडिंग ऑन द टारगेट। 20 गोले 40 सेकंड में निकलने वाले, और बोफोर्स जब फायर करती है तो 20 सेकंड के अंदर 3 गोले मारती है। तो आप अंदाजा लगाइए कितने गोले हम मारे होंगे। तो तैयारी शुरू हुई, करीबन 8-9 जून को हमने तैयारी शुरू की। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फायर प्लान। फायर प्लान, अब फायर प्लान क्या चीज है? तब तक 9-10 जून तक हमारे पास तकरीबन 19 फायर यूनिट, 19 फायर यूनिट का मतलब होता है 114 गन्स आ चुकी थी, जिसमें से 6 फायर यूनिट यानी 48 गन्स वो फोर्स की थी। उसके अलावा हैवी मोटर्स 160 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर मोटर्स, IFGs, ये सब थी। तो टोटल 114 गन्स थी। कर्नल मेहंदीरत्ता, जो आपने बताया कि हमारे पास 114 के करीब गन्स थी वहाँ पर, तोप थी वहाँ पर, तो वो क्या गन्स पूरा द्रास से लेकर क्या आगे तक करगिल तक और बटालिक तक थी? कैसे उनकी पोजीशनिंग वहाँ पर की गई और कहाँ कहाँ उनकी फायर जाकर गिरी दुश्मन के ऊपर? ओके, देखिए 114 गन्स का जो डिप्लॉयमेंट था ये शुरू होता था मातेयन। मातेयन एक जगह है जो गुमरी के बाद है, जोजिला पास के बाद में, और ये गन्स हमारी वहाँ से चल के 40 किलोमीटर की फ्रंटेज पे डिप्लॉयड थी, अप टू अ प्लेस कॉल्ड एज थसगाम। थसगाम तक डिप्लॉयड थी ऑन द नेशनल हाईवे 1 अल्फा। प्रॉब्लम ये होता है आर्टिलरी का कि माउंटेन्स के अंदर गन्स को डिप्लॉय करने का जगह नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? कि जगह नहीं है, पहाड़ियाँ हैं, कहाँ जाएंगे गन्स को डिप्लॉय करने के लिए? तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये सारी गन्स जो हैं नेशनल हाईवे 1 अल्फा के ऊपर डिप्लॉयड थी। अभी आप कहेंगे दराज और मशको सेक्टर के लिए ये 114 गन्स थी। इसके अलावा अगला सेक्टर जो आता है वो है कारगिल और बटालिक सेक्टर। कारगिल, दो इस नाम का, इस युद्ध का नाम कारगिल वॉर था, मगर मेन लड़ाई जो इस लड़ी गई थी दराज और मशको में, एक सेक्टर, और दूसरा सेक्टर था बटालिक सेक्टर। कारगिल पर से में कोई मेजर युद्ध नहीं, बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, क्योंकि मेन वो शायद क्योंकि मेन टाउन था। हाँ, क्योंकि मेन टाउन था, इसलिए उसको कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। अदरवाइज कारगिल is a, I would say it's more of a misnomer than it was a Kargil war.
तो सर ये क्योंकि आप हम लोग जानते हैं कि जोजिला पास दुनिया का सबसे खतरनाक सड़कों में से एक मानी जाती है ये। यहाँ से तोप को आप कैसे लेकर गए? बोफोर्स तोप को भी ले गया गया, क्योंकि उस वक्त तो शायद आप हवाई मार्ग से ले जाना भी थोड़ा मुश्किल होता होगा वहाँ पर गन्स को। या देखिए, वहाँ पर बेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लस उस ज़माने में मैंने बोला था कि ये जोजिला पास जल्दी खुल गया था। जल्दी खुलने का मतलब हमने बर्फ़ हटा दी थी, मगर आइस तो थी ना, जब बर्फ़ मेल्ट होती है तो वो आइस बन जाती है। तो बर्फ़ जब बन जाती है तो उसके ऊपर गन्स को ले जाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब दुश्मन को अगर हम देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट फायरिंग में दुश्मन को हम देख रहे हैं, तो दुश्मन भी हमको देख रहा होगा। इट इज़ नॉट अ वन वे साइट। अगर मैं दुश्मन को देख रहा हूँ तो दुश्मन भी तो मुझे देख रहा है। तो ये हमने बहुत वहाँ पर देखा कि जैसे हम गोला मारते थे, दुश्मन की काउंटर बम्बार्टमेंट हमारे ऊपर आ जाती थी। तो जल्दी से वो टोवर को लाना और उससे गन को मूव करना was not possible। तो APU से गन को चला के फटाफट यानी हम सर पाकिस्तान की तोपखाना भी हम पर फायरिंग कर रहा था उस दौरान। बहुत ज़्यादा उसका जो ऑब्जर्वेशन प्रोफाइल था, दुश्मन का जो ऑब्जर्वेशन प्रोफाइल का मतलब है दुश्मन के जो, जैसे मैंने कहा था आपको, फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स उसके जो थे वो बैठे हुए थे ऊपर तोलोलिंग में बैठा हुआ था, 0.4875 पे बैठा हुआ था, 5140 जो हाईएस्ट फीचर है उस इलाके का उसके ऊपर बैठा हुआ था। वो राइट फ्रॉम मातियन से लेकर थसगाम तक पूरे हाईवे को देख रहा था। अब हमने गन्स को, जो अपनी गन्स को डिप्लॉय किया था, वो ऐसी जगह में डिप्लॉय किया था जो दुश्मन को नजर ना आए, ऐसे एनक्लेव्स में जाके डाला था कि दुश्मन को नजर ना आए। मगर डायरेक्ट फायरिंग के लिए ऐसे एनक्लेव में नहीं रखते, वो तो हम सड़क के ऊपर गन को खड़ा करके फायर करते थे, और जैसे ही हम 10-12 गोले मारते थे उसके बाद शूट एंड स्कूट ये करते थे, मूव कर जाते थे वहां से। तो सर क्या वाकई में जो हमारी तोप थी, उन्होंने जो कहते हैं कि दुश्मन को थिन करने का काम किया उनकी डिफेंसेस को, और उसके बाद ही वो छोड़कर भागी और फिर हमारी इन्फेंट्री गई? मैं आपको इसके कई प्रूफ्स दूंगा। वेरएस बटालिक सेक्टर जो बहुत डिफिकल्ट सेक्टर था, वहाँ रेशियो हमारे चीफ जो थे उस समय वेद मलिक जी, जनरल वेद मलिक, उन्होंने कहा था वहाँ रेशियो होगा 1 से 16, यानी एक अगर दुश्मन है तो 16 बंदे हमारे जाएंगे। यहाँ पर जनरली हमने कहा 1 से 10 में भी हमारा काम चल जाएगा। अब 1 से 10 में जाने के लिए अगर हम हाइट पे चढ़ रहे हैं, दराज की हाइट है 11,000 फीट, तोलोलिंग की हाइट थी 15,000 फीट, तो 4,000 फीट की ऊंचाई पे जाना है, और दुश्मन ऊपर बैठा है, हम नीचे से जा रहे हैं, वो हमारे देख रहा है, वो हमारे ऊपर फायर कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। उसके बाद जो फायर प्लान बना, दिस फायर प्लान वाज बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट, वी विल फायर 100 गन्स। हम एक टारगेट के ऊपर 100 गन फायर करेंगे। तो ये एक साथ हमला, एक साथ 100 गन फायर करेंगे। आपको मैं अभी बता दूं कि इस युद्ध के अंदर 2,90,000 गोले फायर किए गए थे। 2,90,000 राउंड्स इन अ मैटर ऑफ 50 days वी हैड फायर्ड। तब अंदाजा लगा लिए रोज के कितने गोले होंगे। इफ यू डिवाइड दिस 2,90,000 by 50 days, the number of rounds we fired per day on the target. So that is the almost 5,000 to 6,000 rounds we were firing on the target every day. 5 से 6,000 गोले हम दुश्मन के ऊपर मार रहे थे। और ये सिर्फ 40 किलोमीटर के एरिया में था। ये हम 40 किलोमीटर के, हमारी गन्स 40 किलोमीटर के, गन्स की तो कैपेबिलिटी है ना, रेंज होती है 30 से 36 किलोमीटर। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि नॉर्मल जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारी सिखलाई है, अगर 400 मीटर से 500 मीटर का टारगेट होता है तो उसके ऊपर 4 से 6 फायर यूनिट मारनी चाहिए। यानी 4 से 6 फायर यूनिट का मतलब है तकरीबन 24 से 36 गन मारनी है। हमने कितनी मारी? 100 गन्स हमने मारी उसके ऊपर। अब 12 जून को जब हमला हुआ, 2 तरफा हमला किया गया था at Tololing. That was one of the most bloodiest battles fought in the Kargil war, and that was one of the most important battles fought in the Kargil war. उसका जो फायर प्लान था, यानी फायर की जो योजना थी, आर्टिलरी के फायर की योजना, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उसका प्लान मैंने बनाया था। तो 100 गन का जो प्लान था, किस समय पे कितनी गन्स कहाँ फायर करेंगी, कौन से जगह पे फायर करेंगी, कितने बजे से कितने बजे तक फायर करेंगी, ये सारी प्लानिंग I had done that plan. मेरे साथ एक और CO साहब थे, CO 197। तो वेस्टर्न फेस का, ईस्टर्न फेस का जो फायर प्लान था वो CO 197 का आलोक देव ने बनाया था, और वेस्टर्न फेस का फायर प्लान मैंने बनाया था। मुझे अभी भी याद है
कि नॉर्मली जब फायर प्लान बनता है तो आप अपना फायर प्लान प्रेजेंट करते हो, जैसे आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है, हर जगह होता है, अपने सीनियर को बताना है। तो मेरे से सिर्फ एक सवाल पूछा गया था उस फायर प्लान में, नहीं तो बहुत उसका डाइसेक्शन किया जाता है। मेरे से एक सवाल पूछा गया था, मेरे सीनियर कमांडर्स, मेरे कमांडर और मेरे जीओसी ने एक ही सवाल पूछा था, जनरल मोहिंदर पुरी ने, मेहदी मुझे एक बात बता यार, विल वी बी सक्सेसफुल और नॉट, विल वी बी सक्सेसफुल और नॉट। तो मैंने कहा सर, आई अश्योर यू दिस इज 100% गारंटेड, देयर इज नो डाउट इन इट दैट वी विल नॉट बी सक्सेसफुल। अब हम मुंह की देंगे। एंड श्योर इनफ 12 जून को जब ये लड़ाई शुरू हुई, शाम को 4:30 बजे मैंने बताया था कि 18 ग्रेनेडियर्स 600 मीटर दूर बैठी थी, हमने उन्हें कहा थोड़ा और नीचे आ जाओ, क्योंकि माउंटेन्स में डिस्पर्शन ज़्यादा होता है, गोला अपने ऊपर डरने का अंदाज़ है। वो काफ़ी रिप्रेजेंटेशन हुई, कर्नल कुशाल ठाकुर, यार मैं इस जगह छोड़ दूंगा दुश्मन आ जाएगा। तो आई एज अ सीओ गारंटेड है, मैंने कहा तू जगह जो खाली करेगा वहां दुश्मन नहीं आने दूंगा। उसके ऊपर 6:30 बजे से लेकर शाम को जब वो पीछे आया, तब से लेकर अगले दिन जब तक हमने तोलोलिंग कैप्चर नहीं किया, लगातार फायरिंग की उस इलाके के ऊपर हमने, रात में भी, पूरी रात, होल नाइट वी केप्ट फायरिंग ऑन दैट टारगेट। 10-15 गन्स उसके ऊपर थी, बाकी गन्स तोलोलिंग के ऊपर जा रही थी। तो ये फायर प्लान का एक हिस्सा होता है कि कैसे अपने फायर करना है, कितनी गन्स कौन से ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाएंगी। तो क्या इसी वजह से हम लोग जब कहते हैं कि युद्ध में आर्टिलरी यानी तोपखाना जो है वो गॉडेस ऑफ गॉड ऑफ वॉर, आर्टिलरी इज द गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ वॉर, यानी कि भगवान है, आर्टिलरी इज द गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ वॉर। जो आपने कहा कर्नल मेहदी रत्ता कि हम लोग शूट एंड स्कूट करते थे, ये लगातार बात सामने आती है क्योंकि उस वक्त ये पहली युद्ध था हमारे देश का जो कि हम लोग अपने ड्राइंग रूम्स में लोगों ने देखा था और मीडिया के जरिए, और मीडिया की भी पहली बार शायद इतनी एक्सपोजर मिला था कि युद्ध भूमि में जाकर कवरेज करें। क्या ये बात सही है कि उस वक्त जो जर्नलिस्ट थे वो वहाँ गए थे तो उनकी वजह से कुछ गन्स की पोजीशन दुश्मन को पता चली थी, या ये सिर्फ कहीं सुनी बातें? थोड़ा बहुत तो सच है, थोड़ा बहुत तो सच है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, पर थोड़ा बहुत तो सच है। स्पेशली इन द बैटल ऑफ टाइगर हिल देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच प्रॉब्ली शुड नॉट हैव कम इन द मीडिया एट दैट टाइम। वो नहीं आनी चाहिए थी मीडिया में, बट नॉटविथस्टैंडिंग दैट व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज द सक्सेस। क्या आपने सक्सेस हासिल की या नहीं की? मे बी अ कपल ऑफ कैजुअलिटीज मोर, मे बी पॉसिबल। कर्नल मेहदी रत्ता, क्योंकि आप उस वक्त थे, आप आर्टिलरी के कमांडिंग ऑफिसर थे, लेकिन उस वक्त के बारे में हमें बताइए कि हमारे जो सैनिक थे, क्योंकि उस वक्त यंग ऑफिसर्स जाते थे और जैसा आपने कहा खुद कैजुअलिटीज इतनी होती थी, हमारे देश के सैनिकों का मोटिवेशन उस वक्त किस तरह का था? हम लोग देखा था पूरा देश जो था उनके पीछे आकर खड़ा हो गया था, सैनिकों के पीछे। देखिए, दिस वाज, जैसे आपने कहा, ये फर्स्ट टेलीवाइज्ड वॉर थी, सब लोगों ने अपने ड्राइंग रूम से इस लड़ाई को देखा है। इंडियन आर्मी का जवान, I will say with lot of conviction, you can't find a parallel. You can't find a parallel in anywhere in the world. Sorry, I'm getting emotional. You cannot find a parallel anywhere in the world. I won't say that Pakistan army soldier is bad, but he's not as motivated, as committed as the Indian soldier. जैसे आपने बाद में मीडिया में सुना होगा, हमने पूरे उनके जितने भी सोल्जर्स को मारा, उनको प्रॉपर उनके क्रिमेशन किया, पूरा दाह संस्कार किया, सब कुछ किया हमने उनके साथ में, अनलाइक देम जिन्होंने हमारे सोल्जर्स को अच्छा ट्रीट नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन ऑफ द इंडियन सोल्जर वाज एट द टॉप। जैसे मैंने कहा, जो 2 जून को 18 ग्रेनेडियर्स ने हमला किया था, वो उनकी इज्जत का सवाल था, पलटन की इज्जत का सवाल था कि यार हम यहाँ बैठे हुए हैं और दुश्मन हमारे से 600 मीटर दूर है और हम नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं। सीओ खुद, अगर सीओ खुद और 2IC खुद लड़ाई में लीड कर रहा है, तो जवान कहाँ का होगा कि वो बोलेगा कि मैं नहीं जाऊँगा। तो मोटिवेशन इज बाय द कमांडिंग ऑफिसर्स, मोटिवेशन इज बाय द ऑफिसर्स। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस लड़ाई के अंदर आपको भी पता है कितनी कैजुअल्टीज हुई। फॉर योर इंफॉर्मेशन, वी लॉस्ट 26 ऑफिसर्स, 26 ऑफिसरों की जाने गई, शहीद हुए 26 ऑफिसर, और जवान कितने? 501 जवान। कितना रेशियो? 1:16 का रेशियो। नोवेयर इन द वर्ल्ड इज दिस रेशियो इन एनी वॉर, ऑफिसर वर्सेस मेन कैजुअल्टीज। इससे क्या साबित होता है कि हमारे ऑफिसर आगे से लीड करते हैं, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। बुलेट,
अपने सीने में लेते हैं. That is what is important for you, for everybody to understand. कि young officers of the Indian Army led from the front. The commanding officers led from the front. And wherever, unfortunately, the commanding officer was not leading from the front, we did not succeed. तो हमारी 8 RT ब्रिगेड में और कारगिल की सारी युद्ध में कमांडिंग ऑफिसर्स एंकर ओपीस का काम कर रहे थे, यानी दुश्मन से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी बैठ के आर्टी फायर को डायरेक्ट कर रहे थे. बिल्कुल सर, हम लोग समझ सकते हैं कि आप इतने भावुक हो गए अपने सैनिकों के बारे में बात करते हो, तो हम लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सैनिक कितने मोटिवेटेड थे और उनकी वजह से ही शायद हम लोग जीत पाए, युद्ध जीत पाए. एक सवाल और कि उस वक्त जैसा आपने कहा टेलीवाइज वॉर है, पूरा देश जो था पीछे खड़ा हो गया था. ये मोटिवेशन कितना कारगर होता है युद्ध भूमि में कि हमारा देश हमारे पीछे खड़ा हुआ है और हमारे सैनिक जो है उसके लिए, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे और दुश्मन को भी मार के आएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बहुत अहमियत है इस बात की कि देश आपके साथ में है. टेलीवाइज वॉर थी, दैट वाज वन ऑफ द रीजन. सोशल मीडिया नहीं था उस समय. सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था. इट वाज ओनली द टेलीवाइज्ड वॉर. शुरुआत टीवी की शुरुआत थी टीवी की. और अगर जवान को पता लगता है कि पूरा देश मेरे साथ है, तो ऑब्वियसली ही इज हाईली मोटिवेटेड. मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने ये मिठाई की दुकान सुनी होगी, कलेवा जी. हमारे पास ट्रक लोड्स आते थे कलेवा की मिठाई के, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. ट्रक लोड्स कलेवा की मिठाई आती थी. आई एम जस्ट नेमिंग वन बिकॉज मेरी पलटन में कलेवा की आई है. हो सकता है और भी बड़े बड़े लोगों ने कई चीज़ें भेजी होंगी, कई मिठाइयाँ भेजी होंगी, कई कार्ड्स भेजे होंगे, कई राखियाँ भेजी होंगी, बहुत कुछ हुआ होगा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जवान को जब ये लगता है कि मेरे साथ मेरा पूरा देश है, मेरा पूरे नेता मेरे साथ हैं, मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स मेरे साथ हैं जो आगे चल रहे हैं, तो ही इज हाईली मोटिवेटेड. इंडियन सोल्जर, एज आई सेड, इज द बेस्ट सोल्जर. इस युद्ध में मैंने 12 जून के जो लड़ाई मैं आपको बता रहा था तोलोलिंग की, 13 जून सवेरे 6 बजे वी वर फाइनली एबल टू कैप्चर तोलोलिंग. मतलब मैं आपको यहाँ पर आर्टिलरी का एक मेन बात बताना चाहूंगा. एक बंकर उसका, जो बर्बाद बंकर जिसके बारे में मैंने बोला, आज तक नाम है उसका, जिसका आज तक बर्बाद बंकर नाम है, वो बंकर फिर भी हमारे जवानों के ऊपर, इन्फेंट्री के ऊपर फायर कर रहा था. इन्फेंट्री का जो कंपनी कमांडर था मेजर विवेक गुप्ता, वो शहीद हो गए थे. हमारा जो फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर था, उनके साथ में कैप्टन M.K. सिंह 197 फील्ड रेजिमेंट, और मेरी यूनिट का कैप्टन अखिलेश सक्सेना जो उस फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन का काम कर रहे थे. कैप्टन M.K. सिंह ने कंपनी कमांडर का रोल अदा किया और उस बर्बाद बंकर कैप्चर करने में कैप्टन M.K. सिंह एक इन्फेंट्री ऑफिसर की तरह अटैक में गया. आर्टिलरी ऑफिसर इन्फेंट्री ऑफिसर की तरह उस लड़ाई में गया और उसने उस बंकर को कैप्चर किया. और यहाँ पर सुबह 6 बजे जब हमने उसको फाइनली झंडा वहाँ लहराया, उससे पहले बर्बाद बंकर के ऊपर हमने फिर से अपनी 2 बफोर्स गन को लगा के डायरेक्ट फायरिंग के गोले मारे, उस बंकर को बर्बाद किया. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट रोल डिड आर्टिलरी डू in this battle of Tololing. 13 जून की सुबह was the best morning of my life. Let me say that. It was the best morning of my life. I still remember it very nostalgically. I still remember it with great sense of pride कि मेरे को मौका मिला इस युद्ध में हिस्सा लेने का और इस बैटल को सक्सेसफुल कल्मिनेशन करवाने का. That is, I'm proud of it. और सर वो बर्बाद बंकर अब वो भारतीय सेना के पास से, हाँ, वो तो मतलब वहाँ से तो फिर ये जो इलाका था, मैंने आपको टेरेन के बारे में नहीं बताया. दिस वाज अबाउट 4 किलोमीटर्स फ्रॉम द नेशनल हाईवे. 4 किलोमीटर. बिल्कुल. सर ये बताइए कि उस वक्त जब हमने पाकिस्तान को इतनी बड़ी हार दी हमने उसको, उसके बाद से अब तक उसको उठा नहीं है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान कभी इस तरह का मिस एडवेंचर कभी भारत के साथ करने की कोशिश करेगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर 2 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. वन इज द पाकिस्तान स्टेट, विच इज द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, एंड द सेकेंड इज द पाकिस्तान आर्मी. तो हु इज सुपीरियर, हु इज ओवरराइडिंग? इट इज द पाकिस्तान आर्मी. पाकिस्तान आर्मी आज तक नहीं मानती कि वो कारगिल में हारी है. वो आज तक नहीं मानती है कि हम हारे हैं. मुशर्रफ ने आज तक नहीं, पब्लिकली नहीं एक्सेप्ट किया कि हम हारे हैं. बिकॉज पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान आर्मी का मेन मुद्दा ही ये है कि अपने आप को हर समय रेलेवेंट रखना,
आज कारगिल खत्म हुआ है, कल वो और कुछ कर देगा। 1000 कट्स तो दे ही रहा है। बिल्कुल। अभी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में डोडा में, कठुआ में क्या कर रहा है वो, 1000 कट्स ही दे रहा है ना वो। उसने जब देखा कि हमारी काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड जो है बहुत स्ट्रांग हो गई है वैली के अंदर, तो उसने अपना नज़र जो है थोड़ी इस तरफ कर दी, पीर पंजाल के साउथ में कर दी। लेकिन कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो सर मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान कभी आमने सामने की लड़ाई लड़ पाएगा भारत से। डेफिनेटली मैं आज अगर आप लोग बात करते हैं तो आप ये भी देखते होंगे कि लोग कई बार कहते हैं कैन वी फाइट अ टू फ्रंट वॉर, हम दो तरफा लड़ाई लड़ सकते हैं। Are we capable of fighting a war both with Pakistan and China at the same time? China support was there during that war also, though not overtly, but covertly तो सारा support था उनके साथ में। एक ही country थी उस समय, China थी। अगर दो front war होती है, I can tell you with certainty that in the last 25 years, since the Kargil war, the Indian army has moved miles ahead. Miles ahead is the word. So let me tell you, there'll be no repeat of 1962. ये नहीं होगा कि 62 की लड़ाई जैसे हमको मुश्किल हुआ था वैसी लड़ाई हम फिर लड़ेंगे। No. Yes, two-front war will be difficult, but to say that China has got a roller coaster to come into our country, no. We are quite competent, we are quite well prepared, we are quite well equipped with all the paraphernalia, whether it is artillery, whether it is the drones. आजकल तो warfare, information warfare है, cyber warfare है. We are quite prepared. Let's talk a little more about artillery in case, a little more about artillery. Point 5140 जो कारगिल के तोलोलिंग के नॉर्थ में है, इसके बाद की लड़ाई वहाँ हुई थी। वहाँ पर भी 100 गन का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ और वहाँ पर भी हमने विजय हासिल की। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पहला युद्ध था कि जिसमें इन्फेंट्री जब अटैक करने गई तो वहाँ पर दुश्मन की सिर्फ लाशें मिली। Not a single casualty of the infantry during the assault. मैं वो बता रहा हूँ, आप जैसे आपके भाषा में अगर बोलूँ, जब आप धावा करने जा रहे हैं, आपने बैनेट्स लगा रखे हैं अपनी राइफल्स के आगे और मारने जा रहे हैं, तो दुश्मन भी तैयार बैठा होगा आपको मारने के लिए, हैंड टू हैंड फाइट के लिए। हम जब वहां पहुंचे तो इट वॉज अ केक वॉक, बिकॉज आर्टिलरी ने उस टारगेट को इतना जोरदार बर्बाद किया था, इतना तहस नहस किया था कि इन्फेंट्री सोल्जर्स भी ये बोलते हैं कि सर इट वॉज अ केक वॉक फॉर अस। और इन्फेंट्री सोल्जर्स की अगर मैं बात करूं, वो कहते हैं अगर हमारे पास ऐसे यंग ऑफिसर्स हैं और ऐसी आर्टिलरी है तो इंडियन आर्मी कोई लड़ाई नहीं हार सकती। नॉट अ सिंगल वॉर वी कैन लूज। सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ऐसे यंग ऑफिसर्स और ऐसे कमांडर्स हमारे पास होंगे जो अपने सैनिकों के लिए इतने भावुक हो जाते हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि भारत कभी किसी तरह का, आपने खुद का टू फ्रंट वॉर, हम लोग दुश्मन का मुकाबला करेंगे और ना केवल मुकाबला करेंगे बल्कि उनके छक्के भी छुड़ाएंगे। वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। और एक कमांडिंग ऑफिसर की तरह आज आप जैसे 25 साल पहले आप कमांड कर रहे थे अपनी रेजिमेंट को, तोपों को, और ठीक उसी तरह से हमने देखा कि आज भी उसी तरह से आप मोटिवेट कर सकते हैं हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के सैनिकों को। और इस युद्ध से हमने जो दुश्मन को बता दिया कि अगर आप हमारे साथ कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश करेंगे तो हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपनी एक एक इंच जमीन जो है हम वापस आपसे लेकर रहेंगे अगर आपने किसी भी तरह से हमसे ले ली है। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट में इतना ही। Thank you, Neeraj. Thank you very much for getting me over in this podcast. I'm absolutely honored to be present here today. And let me assure you that the Indian Army is fit and fine and definitely will give a bloody nose to the enemy. Jai Hind.